तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर एनटीपीसी एग्जाम में जो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के मिक्स क्वेश्चन के सीरीज को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से जरूर से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, और आप लोग इस सेशन को एक प्रैक्टिस के तौर पर भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी मैथ की प्रैक्टिस अभी किस जगह पर स्टैंड कर रही है, उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर से ट्राई करना। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वीडियो रिकॉर्डेड होगा। आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्ले पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप अपना सही समय का सही यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोला है दो घटनाएं ए तथा बी के लिए, पी आपको दे रखा था, पी बी आपको दे रखा था, पी ए यूनियन बी भी आपको दे रखा था। आपसे पूछा गया था पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपका पेपर में पूछा गया था। और इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में एनटीपीसी में, वो मैंने आपको करा दिया था। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये कुछ ही शिफ्टों में आपके केवल पूछे गए थे। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है कि ये आपके भी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। तो एक बार चीज़ों को हल्का से समझ लो, ताकि अगर क्वेश्चन अगर जिस भी तरीके से पूछा जाए तो आप आसानी से बना लो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था, दो घटनाएं ए और बी के लिए। ठीक है, दो घटनाएं ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे रखा है, साथ ही साथ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया था पी ए बाई बी का मान ज्ञात करें। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसका मतलब होता है कि बी इवेंट अब आपका हो चुका है, यानी बी इवेंट हो चुका है, अब उसमें ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब ये होता है। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी है ना, ये दोनों एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएट होता है, तब जाके ये आपका जो ये आपका बी इवेंट हो गया जिसमें आपको बोला गया है ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल लगा हुआ, कंडीशन लगा हुआ है कि बी इवेंट हो चुका, अब बताओ ए की प्रोबेबिलिटी उसमें क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप बना नहीं पाओगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस ये इसका फॉर्मूला होता है, वेयर पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, वरना जीरो हो जाएगा तो फिर तो गेम खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछे, अगर प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए बाई बी यानी बी इवेंट हो चुका, अब आपको बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस चीज़ को किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है, जैसे कि क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा किया जा सकता है, बी बाई ए दे दे तो इसका मतलब अब ए इवेंट हो चुका, अब बी की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा उसमें। तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा आप समझ रहे हो बस वैसा ही होगा। यहाँ पर आपका पी ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो बस बस अब इसको बनाओ, मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं फार्मूला बस ये लिख देता हूँ एक बार और, पी ए बाई बी हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये पी बी। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा था, बी दे रखा था, आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पहले निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो आपने सेट थ्योरी में ये वाला फार्मूला आपने बनाया होगा, या फिर वेन डायग्राम में कई सारे लोग ये फार्मूला का यूज़ भी करते हैं, जैसे आपका ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बस इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे आसानी से। तो ये निकालेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, और ये माइनस में आ जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा नीचे, ऊपर आपका 4
3 7 और ये क्या हो जाएगा 6, यानी 4 3 7 और 7 में से जाएगा 1, यानी ये क्या आ गया 1/12। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आ गया 1/12 निकल के आ गया। बस अब पुट कर दो, खत्म। तो ये 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा था आपको 1/4, तो 1/4 है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/12, सॉल्व करेंगे तो 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाफट। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये आपको दे रखा है, आपको पूछा है इसका मान बताओ क्या होगा। अब ये क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिनका भी आंसर 0 आ रहा है करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और आपको दिया क्या है। आप एक फार्मूला जानते होंगे अलजेब्रा का, जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b + c, ठीक है, a² + b² + c² माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ab + bc + ca। बोलो ये फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो? ध्यान से देखो, जब इसी फॉर्मूला में जब कंडीशन में जब आपका कंडीशन में जब बोल दिया जाए कि a + b + c जब 0 होता है, यानी a + b + c जब 0 होता है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अब फिर मेरा क्या हो जाता है a³ + b³ + c³ इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है 3abc के बराबर हो जाता है। बोलो ये चीज़ पता है कि नहीं पता है? तो बस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये इसी फॉर्मेट में तो क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 8x³ है, इसका मतलब ये क्या है 2x³ यानी a³ हो गया, प्लस y³ यानी b³ हो गया इसके जगह पर, प्लस देखो 27 है, माइनस को मैं प्लस को हटा दे रहा हूँ, मतलब प्लस रख के -3 का क्यूब कर देता हूँ, ये हो गया c³। अब ध्यान से देखिएगा क्या था फॉर्मूला में -3abc, माइनस था, चूंकि अब माइनस था तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी सी का जगह पे देखोगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यही तो क्या हो जा रहा है 18xy हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? आप देखो यही इसी का तो मान आपसे पूछा था, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था a + b + c। अब ध्यान से देखो a + b + c यही तो इसके जगह पे आ रहा है ना, और इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 0 के बराबर। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ही आपका क्या हो जाएगा 0, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? तो बस यही तो आपको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। नीचे दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का एक व्यास है, एपी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा बीसी को बढ़ाने पर यह बिंदु पी पर स्पर्श रेखा से मिलती है। यदि एंगल ए ओ सी 36 डिग्री है तो एंगल बी पी क्यू का मान ज्ञात करें। देखो नीचे आपको फिगर ऑलरेडी दे रखा है, तो अब आप आगे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते तो आप यहाँ से देख सकते हो। डायरेक्ट आपको क्या फाइंड करने बोला है एंगल बी पी क्यू, ठीक है, बी पी क्यू मतलब ये वाला एंगल फाइंड करने बोला है ना, बी पी क्यू। बताओ, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। देखो बी पी क्यू निकालने बोला था आपको, ये वाला एंगल निकालने बोला है ना। अब देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको पता है ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, आपको पता है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप मेरे को बताओ अगर ये 36 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा, यानी टोटल अगर 180 डिग्री है और ये 36 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 144 डिग्री होगा। सीधी सी बात है। अब आप जान रहे हो ये वाला जो ट्रायंगल मैंने आपको ड्रॉ किया, अब आप देखो सेंटर से यानी केंद्र से मतलब ओ बी और ओ सी क्या रेडियस है, यानी ये दोनों एक बराबर होगा, तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा बराबर बराबर होगा। और आपको पता कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 का सम होता है। तो ये अगर 144 डिग्री है तो ये बचा दोनों एंगल का सम कितना होगा 36 डिग्री होगा। तो 36 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये 18 होगा तो ये भी 18 होगा। बोलो समझ आ रहा है? अब ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है ना। और वैसे भी आप जानते हो कोई भी ट्रायंगल का यानी कोई भी त्रिभुज का बाह्य कोण की अगर बात करें यानी एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो क्या होता है अपोजिट एंगल का ही तो सम होता है ना। यानी कोई भी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है उसके विपरीत कोण का ही तो योग होता है ना। आप ऐसे भी यहाँ देख सकते थे। अब आप समझ गए हो, यानी ये क्या होगा 90 डिग्री होगा,
ये तो समझ आ रहा है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 18 डिग्री है, और हमको बाह्य कोण तो ही निकालना है ना। तो 90 और 18 का सम कितना हो जाएगा, यानी 108, यानी ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब देखो क्या बोला है, वृत्त आपको दे रखा है, वृत्त का इक्वेशन आपसे बोला त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे आप लोग कमेंट मिले कि मैं सर्कल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो चलो मैं कोशिश करूंगा सर्कल के ऊपर वीडियो बनाने का फिलहाल, मगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखो। और आपके जब एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने उस वक्त बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया था कि सर्कल के कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे आपको करना है। अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको तो सर्कल पूरा क्लियर ही होगा। तो चलो फिलहाल इसको ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन में अब देखो क्या बोला है, वृत्त यानी कोई सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है, आपसे बोला है इसका रेडियस बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, सर्कल का इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस डी इक्वल टू 0। ये सर्कल का एक जनरल इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, एक आपने ये फॉर्म तो आपने देखा होगा, एक होता है कि स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन फॉर्म, तो वो क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या प्लस x माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है मेरा सर्कल का जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पास अब आपको पता होगा ये जो h और ये जो k होता है, यानी ये जो h और ये k होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर होता है मेरा, यहाँ तो आसानी से आप लोग जानते होंगे। और r क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है, यानी त्रिज्या के बराबर होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये किस फॉर्म में दे रखा था, सर्कल का जनरल इक्वेशन फॉर्म दे रखा था, यानी इस फॉर्म में आपको दे रखा है, इसी टाइप के फॉर्म में दे रखा है ना। आपको अगर निकालना है रेडियस, तो देखो अगर ऐसे दिया जाता है अगर आपको इक्वेशन, तो आप तो बड़ी आसानी से बता देते हैं, कोई भी बता देता आसानी से कि एच और के क्या होगा, मेरा सेंटर होगा। तो क्या करना होगा, पहला तो आप इसको एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लेके जाओ। तो इस फॉर्म में लेके जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा समय लग जाएगा आपको। अगर आप डायरेक्ट चीज़ों को समझते हो तो बड़ी आसानी से बना लोगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के बजाय अगर आप यहीं से अगर आप डायरेक्ट आसानी से निकाल लोगे तो फिर क्या तकलीफ है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर तो ये आप समझ गए फिलहाल ये वाला चीज़ कि इसमें सेंटर क्या होता है। अगर ये वाला जो जनरल इक्वेशन फॉर्म दे रखा उसमें रेडियस और मेरा रेडियस और सेंटर क्या होता है वो देख लो आप। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप समझ गए ना, इसको हटाओ। देखो अब ये वाला जो फॉर्म में आपको दे रखा है इसमें मेरा जो सेंटर हो यानी जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, जी और एफ, ये होता है मेरा सेंटर। और रेडियस क्या होता है, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पास अंडर रूट जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस डी, ये हो गया मेरा रेडियस। अब ये दो चीज़ का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब आपको जब अगर इस फॉर्म में अगर दिया होता तो आप आसानी से बता देते कि जी और एफ मेरा क्या होगा, वो होगा सेंटर, और रेडियस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में लगा देंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी, ये हो गया। मगर क्वेश्चन आपको देखो थोड़ा सा अब हल्का से यहाँ से भी उल्टा दे रखा है। पहले आपको इस फॉर्म में लेके आना होगा 2gx के फॉर्म में और 2fy के फॉर्म में, तब तो जाके आप कंपेयर करोगे तो जी और एफ को आप सेंटर बताओगे ना, बात समझ रहे हो। तो इसको कैसे करते एकदम आसानी से शॉर्टकट में, अभी वो देखो आप, ये आप समझ गए। यहाँ पर सेंटर मेरा क्या कहलाता है, जी और एफ कहलाता है। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो ये आपको दे रखा था, अगर आपसे कोई सेंटर पूछे ना तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर ध्यान देना, ये मैंने पहले भी बताया था, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा ना 7, उसमें 2 से भाग दे देना, और साथ ही साथ फिर प्लस का क्या कर देना, माइनस कर देना। ये हो गया मेरा एक्स पॉइंट। अब उसी तरीके से वाई का कॉफिशिएंट क्या है, 4 को फिर से पहले 2 से भाग दे देना, और प्लस है तो माइनस कर देना। समझ गए, बोलो तो बताओ कितना आसानी से आप बना लिए। याद रखना प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और क्या करना, पहले आपको क्या करना है, पहले 2 से भाग दे देना है और फिर आपका प्लस का माइनस कर दो या फिर माइनस का प्लस कर दो। तो ये मेरा निकल के आ गया सेंटर। अब आप सेंटर निकल के आ गया तो रेडियस के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर और माइनस आपको डी कर लेना था। तो ये क्या हो जाएगा 49/4 प्लस 16/4
-9। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर लोगे? कर लो। 49 और 16 कितना हो जाएगा? 55 और 10 65। 65 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 29। यानी क्या आ गया? 29/4। तो 4 को बाहर निकाल देंगे तो 2, यानी ये हो गया इसका रेडियस। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? तो यही करना है आपको। अब क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरीका से आपको कोई आपको वेरिएबल या वैल्यू दे देगा ABC, उसको निकालने बोलेगा, तो आप इसी मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो कंपेयर करा के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपको तल एक इक्वेशन दे रखा है प्लेन का, द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतखंड बताए क्या होगा। यानी कोई एक प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है, कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस पे बना रहा है, आपसे तीनों इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पास। यानी x इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म और z इंटरसेप्ट फॉर्म इस प्लेन का पूछ रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे बन रहा है। इसी का आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा है। बताओ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो पहला तो तरीका जो बेसिक तरीका जो कि एकदम इजी तरीका है, अगर आपसे x इंटरसेप्ट पूछे, ठीक है, x इंटरसेप्ट अगर आपको निकालने बोले तो क्या करो? y को 0 पुट कर दो, z को 0 पुट कर दो, तो निकल जाएगा x इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? x को 0 पुट कर देंगे, z को 0 पुट कर देंगे। और जब z इंटरसेप्ट निकालना है तो यहाँ पर फिर से x और y, x को 0 कर देंगे और y को 0 कर देंगे, निकल जाएगा। बस खत्म कर दो बात, समझ गए? तो वैसे ही आप कर सकते हो, क्योंकि हमको तीनों इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है। और नहीं तो अगर तरीके की बात करें तो वो भी मैं बता दूंगा, बट उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घुमा फिरा के वही चीज़ वहाँ पहुँच जाएगा। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी मैंने बताया x इंटरसेप्ट निकालना, तो y और z को जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x = 6। यानी x इंटरसेप्ट मेरा क्या आ गया? 6/3 यानी 2 आ गया। ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट। उसी तरीक़े से y इंटरसेप्ट, अगर y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x और z को 0 करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी y = क्या आ जाएगा मेरा? 6/4 माइनस, यहाँ पर ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया y इंटरसेप्ट। z की बात करें तो x और y 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका z = 6/2 माइनस में है, तो ये अब करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। यानी x आ जाएगा 2 -3/2 और 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगर आप बात करें इसका बेसिक तरीका जो आप लोग करते हो तो वो भी आप कर सकते हो आसानी से। अगर कोई प्लेन का अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो क्या होता है? ax + by + cz = d के बराबर अगर है कोई प्लेन, अगर आपको इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड साइड में 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए d से डिवाइड कर देंगे, तो d से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पहला स्टेप में d यहाँ भी आ जाएगा, ये आ जाएगा by/d, ये cz/d = 1 के बराबर। अब क्या करते हैं? x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट को 1 बनाते हैं हम लोग, ठीक है। x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो x का कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि a है यहाँ पास तो a को भाग दे देंगे। अब न्यूमरेटर में भाग देंगे तो डिनोमिनेटर में भी भाग देना होगा ताकि बैलेंस हो। तो जब आप भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? d/a हो जाएगा। उसी तरीके से y में भी y का कॉफिशिएंट को 1 बनाना है तो यहाँ पर b का भाग देंगे तो ये y का y हो जाएगा, नीचे आपका d/b हो जाएगा। उसी तरीके से c को भी आपका c से भाग दे देंगे तो ये z का z हो जाएगा और यहाँ नीचे हो जाएगा d/c। अब ये आ गया = 1। तो यही मेरा क्या होता है? x इंटरसेप्ट फॉर्म, यही होता है y इंटरसेप्ट फॉर्म और ये होता है z इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है d/a, d/b, d/c। तो देखो ना, घुमा फिरा के वही सब चीज़ तो हो जा रहा है ना, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। ये एक सरल रेखाएं आपको दे रखा था, आपको बताना है कि ये क्या किस तरीके से रिलेशन है, आपको बताना है। बताओ। तो देखो, कोई भी अगर लाइन आपको दे रखा है, तीनों लाइन, आप उसका नेचर किस तरीके से बता पाओगे? तो एक तो देखो, आप उसका नेचर बड़ी अच्छा से तभी बता पाओगे जब आप उसका एक स्लोप जान लेते हो। यानी अगर आपको पता चल जाएगा कि उसका स्लोप किस तरीके से है एक दूसरे के ऊपर, तो आप उसका नेचर आप उन दोनों पे बहुत अच्छे से पता लगा पाओगे। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर इस लाइन का अगर आप देखोगे तो इस लाइन का स्लोप आप देख पा रहे हो तो क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है। इस लाइन का भी अगर आप स्लोप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है। और इस लाइन का भी अगर आप स्लोप देखोगे तो -1 दिख रहा। अब आपको पता है ये तीनों लाइन का स्लोप क्या है? -1 ही है। तो इसका मतलब समझ आ रहा? इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है।
बात खत्म। आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया है, स्लोप अगर किसी भी दो लाइन का अगर स्लोप सेम आता है तो इसका मतलब क्या, वो दोनों आपस में समांतर है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा समांतर। बोलो क्लियर है। एक तरीका था ये जो आप देख के बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। अब आप ये मत कहना है कि इसका स्लोप कैसे निकालते हो, वो सब बताओ। तो ये सब चीज़ मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता रखा है, ठीक है। इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्लोप आप निकाल सकते हो किसी भी लाइन का, ठीक है। अब दूसरे तरीके की बात करें तो ये भी चीज़ आप लोग जानते होंगे, अगर ये तीनों लाइन है, ठीक है, तीनों लाइन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मदद से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर तीन अगर लाइन है, तीन रेखाएं है, तो किसी भी दो रेखा को पकड़ के आप देख सकते हो कि आपस में क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। आप ये भी चीज़ जानते होंगे जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन को मैं मान लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कोई भी दो रेखा का अगर मैं जनरल फॉर्म लिख ले रहा हूँ तो आप लोग जानते होंगे कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस कंडीशन में क्या होता है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दो रेखा आपस में पैरेलल है। बोलो ये पता है कि नहीं कंडीशन। तो आप ऐसे भी आप देख सकते थे कि आपस में इन तीनों लाइन में किसी भी दो रेखा को पकड़ के आप देख सकते थे कि किस तरीके से उनके बीच में कंडीशन बन रहा, कौन सा कंडीशन बन रहा, कौन सा कंडीशन बन रहा, आप वहां से भी बता सकते थे। बात समझ रहे हो। तो यहाँ से आप किन्हीं भी तीन रेखा में किन्हीं को दो को उठा के देख लेना, आपके बीच में जो रिलेशन बन रहा होगा पैरेलल वाला, तो इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 बनेगा। अगर यहाँ पर आपको अगर जैसे कंडीशन बनता कोई भी दो रेखा में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब हम लोग क्या बोल सकते थे, ये दोनों रेखा मतलब दोनों लाइन में कोई भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। जहां पर हम लोग इस पर बेस भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, जहाँ के का वैल्यू निकाला जाता था। और ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और एक होता है आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन, जहाँ पर एक ही रेखा का ऊपर एक ही रेखा मतलब गुजरता है। वहाँ पर भी कंडीशन आपको पता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तब आपका काफ़ी सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से भी आप समझ सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा समांतर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। नीचे दिए गए समीकरण इनमें से किसका उदाहरण है, यानी आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, वही बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 नंबर दिया गया और 3 नंबर में 2 ऑपरेशन का यूज़ किया गया, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादातर हम लोग यूज़ किस में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही यूज़ करते हैं। और चूंकि इसका आंसर भी होगा वितरण गुण है, ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिया था a इंटू बी प्लस सी। तो ये एग्जांपल में आप समझ सकते हो जैसे कि आपका हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ किया जा सकता था, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये इस तरीके से, तब मेरा क्या हो जाएगा a इंटू बी और माइनस a इंटू सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है सिर्फ, और ये एडिशन में भी काम करता है सिर्फ, मगर बेसिकली ज़्यादातर हम लोग ये प्रॉपर्टी कोई दो ऑपरेशन में यूज़ करता है, वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बात समझ रहे हो। वैसे ही नीचे वाला एग्जाम्पल क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी 3 नंबर को लेकर ये प्रॉपर्टी लगता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी को ऐड करो पहले, फिर c के साथ ऐड करना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, आरएचएस में b प्लस सी को ऐड करेंगे फिर a के साथ ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आपको इसको मल्टीप्लिकेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, a इंटू बी पहले मल्टीप्लाई करना है फिर c के साथ मल्टीप्लाई करना, जो भी रिजल्ट आएगा। या फिर आप कर सकते हो b इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो आप a के साथ मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। बात समझ रहे हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। और एक होता है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर वो 2 नंबर को लेकर ज़्यादातर प्रॉपर्टी यूज़ होता है। वहाँ पर क्या होता है, सिंपल a प्लस बी है तो यहाँ हो जाएगा b प्लस ए।
बस इंटरचेंज हो जाता है, जगह का प्लेस चेंज हो जाता है, या फिर ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो, रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आता, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। तो फिलहाल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ऐसे भी आप देख सकते हो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, वितरण कर रहा है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यदि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कौन सी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक सर्कल है, यानी कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो मैं बना लेता हूँ इसको अच्छे से, जैसे बना सकता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपसे बोला है कौन सी डी ए का मान बताओ, ये वाला एंगल बताओ, बताओ। तो आपको पता है ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। और आपको पता है चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कोई भी दो कोण, आपका विपरीत कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या होगा, 120 होगा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला एक कंटेनर में भरा हुआ पेंट है, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यदि प्रत्येक ईंटा की माप आपको दे रखा है, तो इस कंटेनर में भरे पेंट से कितनी ईंटा पेंट की जा सकती है, बताओ, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि कोई एक कंटेनर में भरा हुआ पेंट है और वो पेंट से इतना मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पेंट हो सकता है। अब बोला है कि प्रत्येक ईंटा आपको, प्रत्येक ईंटा का डायमेंशन दे रखा है, आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि बताओ उस कंटेनर में जितने पेंट है उससे कितना ईंटा को पेंट किया जा सकता है, केवल ये पूछ रहा। तो सबसे पहले आप जानते हो वो वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पर कोई भी अगर चीज़ को अगर रिकास्ट करते हैं या फिर पिघला कर हम लोग किसी भी आकार में बनाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, दोनों जगह सेम होता है। बस सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता है कंटेनर में यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पेंट कर सकता है, तो ये मीटर स्क्वायर में और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ध्यान देना, चेंज कर लेते हैं पहले सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 से गुना कर देते हैं, तो ये 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है जितना पेंट हो सकता है। अब ध्यान दो, ये ईंटा का माप आपको दे रखा है, तो ईंटा कौन सा शेप का होता है, क्यूबाइड का, घनाभ शेप का। तो वॉल्यूम नहीं निकालना है वहाँ, यहाँ पास, यहाँ पर सरफेस एरिया में पेंट कितना हो सकता है। तो एक ईंटा का अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, देखो ऐसा होता है ना ईंटा का शेप, इसी टाइप का ना। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2LB BH और HL। तो बस एक ईंटा का वॉल्यूम निकाल एक ईंटा का आप सरफेस एरिया निकाल लो, एक ईंटा को जितना पेंट करने में लगेगा उतना से भाग दे देंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो बस, तो यहाँ पर मैं एक ईंटा का पहले निकाल लेता हूँ, ये n टाइम्स ईंटा होंगे, तो एक ईंटा का पेंट निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू LB कितना हो जाएगा, 22 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 गुना 10, तो ये 225, और ये आपका 75, और 22.5 गुना 75, ये कितना हो जाएगा, 168.75 जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 75, 10 18, 7 2 9 10 16 और 2 3 4, 468.75। इसका 2 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 937, यानी कितना आ जाएगा 937.5, ये इतना आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक ईंटा का सरफेस एरिया कितना 937.5 है, तो बस इतना से भाग दे देते हैं। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो इतना काट देंगे, यानी एक जीरो बच गया, यहाँ 100, यानी 100 ईंटा को पेंट किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला निर्देशांक अक्षों के साथ रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कोई एक रेखा दे रखा है जो कोऑर्डिनेट को काट रहा है, आपसे बोल रहा है कि उससे जो भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको उसी का आपको एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना है। यानी इस तरीक़ा से ये आपका एक्सेस होगा, तो यहाँ पर आपका कोई एक रेखा है जो इस तरीक़ा से काट रहा है, ठीक है, दोनों एक्सेस को। आपसे बोला है कि जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी का आपको एरिया बताना है, बताओ। तो दो तरीका है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। एक तो आप इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या कर सकते हो, वाई इंटरसेप्ट,
यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा, और यहाँ पर x इंटरसेप्ट करोगे तो यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा, और ये तो ओरिजिन है तो यहाँ पर आपको पता है 0 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गया, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का जब 3 पॉइंट मिलता है तो आप डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा सकते हो। एक तो आप उससे एरिया निकाल सकते हो, और दूसरा जो तरीका होता है जो शॉर्टेस्ट होता है, जिसको आपको अभी मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, अगर ये कोई रेखा है जिससे आपका काटा गया एक्सेस पर, उससे जो त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया अगर आपको निकालना है ना, तो फार्मूला मैं बताता हूँ। फार्मूला अगर ये जनरल इक्वेशन अगर मान लो ये इस तरीका से है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या करना, सी स्क्वायर बाई 2ab। ये हो गया फॉर्मूला एरिया का। ठीक है, ये डिराइव करके ऑलरेडी बना हुआ है, तो डायरेक्ट आपका बना बनाया रेडीमेड फार्मूला है। तो सी स्क्वायर बाई 2ab, यानी सी स्क्वायर अब यहाँ पर क्या है देखो, 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, -7 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना है 2, और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 49 बाई 4 2 8 2 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 बाई 16 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इकाई स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूँकि माइनस में एरिया तो माइनस में आता नहीं है, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, वैसे भी बनाओगे तो भी यही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। कोई त्रिभुज ए बी सी में ये आपको इसका मान बताना है, बताओ। कोई त्रिभुज में आपको इसका मान बताना है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कोसाइन रूल पर क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, और मैंने इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो दिया था जहाँ पर उसमें भी कोसाइन रूल का मैंने आपको बताया था कि कब किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो बस इस क्वेश्चन में भी आपको कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी का मान पूछा है, जैसे कि एक बार मैं हाईलाइट मार देता हूँ, जैसे कि कोसाइन रूल की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड देखो, कोई ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसका सामने वाला ए एंगल हो गया। ठीक है, इसका सामने वाला भुजा मैं ए रख रहा हूँ, और बी एंगल हो गया तो सामने वाला बी, और इसका सामने वाला भुजा मैं सी रख रहा हूँ। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि आपको या तो साइड निकाल सकते हो या फिर एंगल निकाल सकते हो। साइड दिया हुआ है तो एंगल निकालने बोलेगा, और एंगल दिया है तो साइड निकालने बोलेगा, कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल फॉर्मूला की बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला एक एंगल का बता देता हूँ, जिससे आप तीनों का एंगल का समझ लेना। जैसे कि अगर ए एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉस ए, ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2bc। ये होता है फॉर्मूला कॉस ए का। अगर आपसे एंगल बी बोले तो मैंने क्या बताया था, एंगल बी बोले तो आजू बाजू का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाला का माइनस सामने वाला, और फिर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला का अब हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं इसको हटाता हूँ, बस ये समझाने के लिए था इतना कुछ, बात बाकी अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं। अब आप समझना डायरेक्ट से कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ए तो आपका साथ में बी। ठीक है, कॉस सी क्या हो जाएगा, तो कॉस सी को यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेंशन करने जा रहा हूँ। कॉस सी मेरा क्या होगा, यहाँ पर देखो कॉस सी हो जाएगा मेरा, सी निकालना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, माइनस सी के साथ इसको नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है, सी हो जाएगा यहाँ पर फिर से आपका कॉस बी निकालना है। अब कॉस बी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2ac। बस अब इसको आप सॉल्व नहीं कर लोगे, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पास अब मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो ये b और b तो ऐसे ही कट गया, यहाँ से c और c ऐसे ही कट गया। नीचे देखो, नीचे अगर a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो a जब बाहर आएगा तो a इसके साथ कट जाएगा ना, a इसके साथ बाहर आएगा तो कट जाएगा। यहाँ से केवल आपका 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, तो ये 1/2 जब आप बाहर निकाल दोगे तो ये ऐसे रह जाएगा। अब अंदर क्या है आपका, ध्यान देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चूँकि माइनस है साथ में, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब आप देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट दो, ये भी कट रहा है और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो अब देखो ये बी स्क्वायर
यानी कितना है 2 b², और ये क्या 2c² यानी -2c², यही आया ना निकल के। और यहाँ 1/2 था। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो नीचे से 2 कट जाएगा, यानी ये और ये खत्म हो गया। यानी आपके पास बचा कितना, केवल b² - c² बचा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो करना था आपको इतना कुछ। चलिए, अब इसी में डेटा आपको दे देता, कुछ वैल्यूज दे देता, तो आप नहीं बना लेते? कोसाइन रूल आपको पता है तो फिर आप आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है कि यदि a² + b² + c² + d² अगर 1 है तो a b c d का गुणनफल का अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम मान आपसे पूछ रहा, अधिकतम मान। ये कंडीशन आपको दे रखा है a² + b² + c² + d² अगर 1 है तो a b c d का गुणनफल करो और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आपको बताना है। तो देखो a b c d का अगर अधिकतम मान अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब अधिकतम मान कब आ सकता है, जब a b c d मैक्सिमम होगा। यानी a b c d जब मैक्सिमम होगा तभी तो अधिकतम मान आएगा ना। तो इसका मतलब a b c d अधिकतम कब होगा, जब तीनों को हम चारों को बराबर करेंगे। यानी a + a b c ये सब अगर बराबर होगा तभी वो मैक्सिमम पर होगा, और मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब आप ये चारों को एक बराबर वैल्यू आएगा, मतलब ए बी सी डी का वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा। तो आप किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हो ए = b = c = d। तो ए को ही अगर मैं मान लेता हूँ कि सब ए है तो कितना हो जाएगा 4a² = 1 आ जाएगा। तो a² = क्या आ गया 1/4। तो a का वैल्यू यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ गया, a का वैल्यू 1/2। समझे? तो a का वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका मतलब b का वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू क्या 1/2 और d का वैल्यू क्या 1/2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। तो क्या आ गया 16। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे रखा है। एक केवल आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका मान ज्ञात करो। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सेक, पहले तो सबसे पहले सेक इन्वर्स, इस जो कॉस का फंक्शन आपको क्या दे रखा है अंदर में, सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x, ये किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए π/2 के बराबर होता है। तो बस यानी कॉस का फंक्शन आपको इनडायरेक्टली π/2 दे रखा है, और π/2 क्या होता है 90। यानी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी आपका 3 ठो होता है, ये भी आप नोट कर लेना। ये या फिर साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x क्या होता है, ये भी π/2 होता है। और यहाँ पर आपका टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो ये तीनों का ये रिलेशन आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा बताओ। यानी कोई ट्रायंगल में आपको दो भुजा दे रखा है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल होगा, दो भुजा दे रखा है 4 और 10। आपसे बोला यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो आप जानते होंगे कि अगर ये a भुजा की बात करें तो कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज में दो भुजा, कोई भी आप देखना त्रिभुज में 3 साइड होते हैं ना, कोई भी दो भुजा को उठाना, इन दोनों का सम करना कितना आ गया 10, और इन दोनों का डिफरेंस लेना कितना आ गया 6। तो इसका मतलब जो a का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा 6 से बड़ा होगा। ठीक है, 6 से बड़ा होगा मगर 10 से छोटा होगा। बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। यानी अगर ये 10 है, सॉरी ये 10 है 6 है तो 14 होगा ना। ठीक है, यानी a का जो वैल्यू होगा वो 6 से तो बड़ा होगा मगर उन दोनों का सम से छोटा होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा a आपका 6 से बड़ा होगा 14 से छोटा होगा। यानी अगर ये 10 और ये 4 है तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 6 से बड़ा होगा, इनका डिफरेंस से बड़ा होगा, और इनका सम से छोटा होगा यानी 14 से छोटा होगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। क्लियर है? चलिए, ये हर ट्रायंगल पर अप्लाई होता है।
आप ट्रिपलेट पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागती है और कुत्ता उसे भी पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसके पीछा भागता है। तो कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा बताओ। देखो, अब ये क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से घुमाए जाते हैं एग्जाम में। अब ये सब क्वेश्चन आप समझ सकते हो, गाड़ी था, ट्रेन और आदमी को ओवरटेक होता था, फिर एक समय में चोर पुलिस ओवरटेक होता है, अब आपका कुत्ता बिल्ली को ओवरटेक कर रहा है। बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन कैसे भी आप जितना भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सब सेम रह जाता है, क्वेश्चन को बस अलग अलग फॉर्मेट में घुमाया जाता है। बात समझ रहे हो। तो बस यही सब, इसलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस प्रैक्टिस करो, ताकि आप जितना भी पढ़े हो ना वही आपको संभाल लेगा पूरा कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, फिलहाल एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा था। तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना का है, 280 मीटर का है। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर का चाल से भागता है और कुत्ता पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर का चाल से भाग रहा है। तो सबसे पहले तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको पता चलना चाहिए था, जो कि आपको क्वेश्चन में पहले बोल दिया 280 मीटर। अब आपको पता है रिलेटिव स्पीड में बात करें तो दो स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 माइनस S2। ये सब आप जानते होंगे, बस सॉल्व कर लो। यही तो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हटाओ इसको। यानी कुत्ता दौड़ रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, बिल्ली दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 14 किलोमीटर से स्पीड अभी भी दौड़ रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं। ये आ गया मेरा रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस उनके बीच में कितना था, 280 मीटर का था। तो ये आ जाएगा मेरा टाइम। अब आप टाइम नहीं निकाल लोगे आसानी से, निकाल लो। ध्यान देना मिनट में है, मेरा आएगा सेकंड में, ठीक है। उसका भी ध्यान दे देना आपको। तो 14 से काट देंगे तो ये 2 और ये 0 आ गया। 5 से काट लेंगे ये 4, यानी टाइम कितना निकल के आ गया, 72 सेकेंड। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो 6 से काटेंगे तो 10 और 6 से काटेंगे 12, यानी 1.2 मिनट लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 5 सेंटीमीटर के भुजा वाले समपष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी 5 सेंटीमीटर वाला कोई एक रेगुलर पेंटागोनल है, पेंटागोनल बोल रहा हूँ, हेक्सागोनल है। आपको उसका एरिया पूछा है, ठीक है। मतलब कि कोई एक हेक्सागोनल है जिसका 5 सेंटीमीटर आपको साइड दे रखा, आपसे उसका एरिया पूछा है, बताओ। तो हेक्सागोन कैसे दिखता है, इस तरीका से दिखता है, इसी तरीका से होता है ना। आपको पता होना चाहिए हेक्सागोन का अगर फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता है तो ये चीज़ आपको बस पता रहेगा तो आप आसानी से बना लोगे। ये जो 6 भुजा है, यानी यही 5-5 आपको दे रखा है, आपको पता होना चाहिए ये जो हेक्सागोनल है ना, आप जो मैंने इस तरीका से काट के आपको जो दिख रहा है ना, ये टोटल कितना त्रिभुज दिख रहा है, टोटल आपको 6 त्रिभुज दिख रहा होगा। और ये 6 जो त्रिभुज होता है ना वो समबाहु त्रिभुज होता है। यानी ये 6 जो ट्रायंगल बना ना वो सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। यानी कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको फॉर्मूला की बात करूँ, एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² होता है ना, यही फॉर्मूला। तो एक का एरिया निकाल के 6 से गुना कर दोगे ना तो ये आ जाएगा आंसर। यानी अगर मैं इसका डायरेक्ट हेक्सागोनल का अगर फॉर्मूला अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि फॉर्मूला होता है 3√3/2a²। फॉर्मूला क्या होता है, 3√3/2a²। अब आप पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 इस साइड आपको दे रखा, 5×5 25 और 25×3 75, यानी 75√3/2, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है। DE BC के समांतर है। AD BD का रेशो दे रखा है, आपको AC भी दे रखा है, AE का मान बताओ। तो कोई भी त्रिभुज जैसे कि ये ABC है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। बोला है AB और AC पर बिंदु D और इस प्रकार है कि ये मान लो ये D और E इस प्रकार है कि DE BC का समांतर, यानी ये पैरेलल है आपस में। अब क्या बोला, AD और BD का रेशो दे रखा है, यानी AD दे रखा है 3 और BD ये दे रखा है आपको 5, यानी ये इस अनुपात में है। अब बोला है AC 4 सेंटीमीटर है, यानी ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछ रहा है AE का मान बताओ क्या होगा।
यानी आपसे इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये थेल्स थ्योरम पर क्वेश्चन है। थेल्स थ्योरम पर क्वेश्चन बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, ग्रुप डी में भी बनेंगे और फिर एनटीपीसी में भी जरूर से बनेंगे अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, तो फिलहाल आप जानते हो प्रॉपर्टी लगा सकते हो थेल्स थ्योरम का। ये मेरा AC4 है। देखो अगर ये इस रेशियो में है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरे को क्या निकालना है, मेरे को E निकालना है, तो थेल्स थ्योरम का आप मदद ले सकते हो। AD और ये आप AD AB ले लो। AD AB यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके बराबर, AE AC के बराबर हो जाएगा। बस लगा देते हैं यही प्रॉपर्टी। तो AD कितना दे रखा था आपको, 3 दे रखा था। AB कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। यानी इसका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो AE मेरे को निकालना है, यानी X निकालना है, और AC मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में 4। अब आप सॉल्व नहीं कर लोगे, काटोगे तो 2 और 2 से काटोगे तो हाफ, यानी 1.5 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैसा क्वेश्चन में जो बोले उस तरीके का थेल्स थ्योरम का प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई दे रखी है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगा। तो देख लो, ये भी क्वेश्चन आपका कोसाइन रूल पर है और देख सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन कोसाइन रूल पर अच्छा खासा पूछा गया था। तो अगर कोसाइन रूल पता रहेगा तो आप आसानी से बना दोगे। तो आप जल्दी से लगा सकते हो। फिर से देख लो, मैं फिगर में बता देता हूँ। ये मान लो 7 है, ये 8 है, और ये दोनों का, ये कोई त्रिभुज में सामने का दो भुजा दे रखा 7 और 8, और दोनों से बना जो कोण है वो भी दे रखा है 60 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा बताओ क्या होगा, यानी ये वाला भुजा आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो अभी कोसाइन रूल अभी मैंने आपको बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता नेमिंग देने का। आपको अगर ये वाला साइड निकालना है यानी एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, कॉस ए, यानी कॉस ए एंगल कॉस 60, यानी आपको पहले से दे रखा है कॉस 60। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ, 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू AB, यानी 8 7 56। अब सॉल्व कर लो। तो cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, यानी 1/2। 1/2 यानी 2 का क्या मतलब 1/2 है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 56 यहाँ आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7, इसको 7 का स्क्वायर कर लो, और ये 8 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है, चूँकि माइनस में, ध्यान दीजिएगा ये माइनस में, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट मैं ले आ रहा हूँ एक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ लेते हैं, 64 और 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 13 6 4 113। 113 में 56 भेज दो तो 44 यहाँ से आ गया, 44 और 47 और 57, यानी ये आ गया 57। तो x का मान मेरा कितना आ गया, √57, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1st। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसको भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो चलो एक काम करते, ये वाला क्वेश्चन मुझे आप लोग एज अ होमवर्क क्वेश्चन की ओर एज अ होमवर्क क्वेश्चन में आप लोग मुझे बना के कमेंट करना, ठीक है, A B C D कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट से क्वेश्चन आपका बना था आपके एग्जाम में। पहले इस तरीके के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते थे, बट अभी NTPC के कुछ ही शिफ्ट में आपके देखने को मिले थे। तो एक बार आप लोग इसको भी ट्राई कर लेना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उम्मीद करता हूँ ये पता होगा, या फिर आप एक बार खुद से करके देखना, जो भी होगा आप मुझे आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन मेरे यहाँ पर खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया होगा, और यकीन मानिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखें, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप लोग अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।